क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन है, पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये पढ़े थे इसके बारे में। अब हमको किसी भी कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन क्या बताता है? कंसंट्रेशन बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन को सेवरल वेज है कंसंट्रेशन को बताने के लिए किसी भी सॉल्यूट के, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या किस टर्म में कंसंट्रेशन होता है। तो हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन है क्या? परसेंट बाय मास, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? W/W से। होता क्या है परसेंट बाय मास? परसेंट बाय मास का बोलता है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ जाओ। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, ये ध्यान रखिएगा बस, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंट बाय मास क्या बताता है? तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है वो ही बताता है परसेंट बाय मास। तो इसका क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा परसेंट बाय मास का? परसेंट बाय मास का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ इनटू 100, ये क्या होगा? ये होगा परसेंट बाय मास। देखो नहीं आ रहा है उधर, हाँ अब दिख रहा है क्लियर। ये देखो, मास ऑफ द सॉल्यूट अपन में मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, यहां से हमको क्या मिलेगा? परसेंट बाय मास। जो ये चीज है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये कहते हैं इसको मास फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मास फ्रैक्शन। उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट बाय मास निकल जाएगा। ये पीछे क्लास में पढ़ के आए हुए, ये फटाफट हम खत्म कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है 10% NaCl सॉल्यूशन बाय मास गिवन है। इसका क्या कहने का मतलब? ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म लिखा हुआ है। इससे हमको क्या पता चलता है कि क्या गिवन है? तो हमारा क्या कहता है? परसेंट बाय मास है भाई, ये देखो परसेंट बाय मास दिया है। तो इससे क्या पता चलता है? मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब यहाँ पे कितना परसेंट NaCl है? 10%। यानी कि इस स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन कितने में? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। समझ में आया? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। अब हम जल्दी से, ये 11th का है इसलिए फटाफट खत्म कर रहे हैं। सेकंड क्या है? परसेंट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ मास को बस इरेज करो और ये हो गया परसेंट बाय वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो V/V से। अब यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट के जगह पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम नहीं होगा, क्या होगा? इन ml, प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं होगा, ml हो जाएगा, ml ऑफ द सॉल्यूशन ये होगा। तो यहाँ से परसेंट बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कुछ मास को हटा दो, मास के जगह पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। इंटू 100, ठीक। अगर ये परसेंट बाय वॉल्यूम हमारा क्या है? सेकेंड कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीका है। परसेंट बाय वॉल्यूम से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट को, किसी के कंसंट्रेशन को परसेंट बाय वॉल्यूम से। क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होगा इसका। और अगर इस तरीके से लिखा है कोई कंसंट्रेशन को 10% NaCl सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम अगर लिखा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? तो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, यानी कि ग्राम के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा? 10 ml NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन।
हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड को। अब एक आता है क्या, एक तो पढ़ लिए परसेंट बाय मास, एक पढ़ लिए परसेंट बाय वॉल्यूम, थर्ड होता है परसेंट मास बाय वॉल्यूम। ये होता है थर्ड, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, इसको दिखाते हैं W/V से। ये है हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। ये सब पीछे का है बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ करके आए होंगे। ठीक, अब ये थर्ड हो गया। थर्ड हो गया मास बाय वॉल्यूम, इसको पढ़ना है ना। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, तो नाम से समझ में आ रहा है, ये देखो मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। बस मिटा दो इसको, पूरा ही पूरे को मिटा दो। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम रहेगा ये चीज, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है। देखो यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फटाफट कर लो। परसेंट मास बाय वॉल्यूम का क्या आएगा, तो मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, वहाँ कुछ भी ले लो, यही ले लो 10% इथेनॉल इन वाटर का मतलब क्या हो गया, 10% इथेनॉल इन वाटर अगर दिया है क्या, बाई मास बाई वॉल्यूम अगर है तो। परसेंट बाई मास था यहाँ पे, मास बाई अगर वॉल्यूम कंसंट्रेशन दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे कितना परसेंट दिया है, 10% इथेनॉल, मतलब 10 ग्राम इथेनॉल, क्योंकि मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि मास इन ग्राम, यानी 10 ग्राम इथेनॉल डिसॉल्व इन, क्या होगा, डिसॉल्व इन, अगर मास बाई वॉल्यूम है तो क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, ये पीछे का ही है, इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, पीछे का ही है इससे। अब देखिए चौथा, हम जब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में रहता है तो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। चौथा है हमारा ppm से रिप्रेजेंट करते हैं हम। क्या है ये ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ग्राम होगा, ये डिसॉल्व इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो रहा था बार बार, तो यहां लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, फटाफट लिखो मास ऑफ सॉल्यूट अपन, ये 11th का है, पीछे का है, बहुत कम समय है अब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे अगर 100 ग्राम का निकाल रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 to the power 6 ग्राम का निकाल रहे हैं, यहाँ 10 to the power 6 मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा, ये ppm आएगा। ये कब निकालते हैं बच्चा, पार्ट पर मिलियन से कंसंट्रेशन को कब निकालते हैं, व्हेन सॉल्यूट, व्हेन जब सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट में रहेगा तो आप पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो हम पांचवा आते हैं, क्या, मोल फ्रैक्शन। ये भी आप नाम से वाकिफ होंगे, अगर 11th पढ़े हैं तो इस नाम से भी वाकिफ होंगे आप, मोल फ्रैक्शन। पांचवा है मोल फ्रैक्शन, मोलों का फ्रैक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के फ्रैक्शन सॉल्यूशन बन रहा है हमारा।
तो हर एक कंपोनेंट के मोल और उस सॉल्यूशन के टोटल मोलों की संख्या का जो टोटल मोलों का जो रेशियो होगा वो होता है मोल फ्रैक्शन। मतलब द रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, क्या वन कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के मोलों की संख्या और उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है वही होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट, एक्स से। तो मान लो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कल बताए थे जब कंपोनेंट दो हो, मतलब दो सबस्टेंस से मिल करके बना हो सॉल्यूशन, तो वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो मान लो अगर a प्लस बी से मिल करके बन रहा है हमारा सॉल्यूशन, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इस कंपोनेंट का XA होगा, इसका क्या होगा मोल फ्रैक्शन XB होगा। XA होगा क्या, किसके बराबर होगा XA, मतलब ये मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, तो उसी कंपोनेंट के मोलों की संख्या अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बताओ कि अगर इसके मोलों की संख्या हमारी Na है और इसके मोलों की संख्या हमारी Nb है, तो अगर A का निकालना है तो उसी के कंपोनेंट का मोल यानी Na और टोटल क्या होगा, तो इसके मोलों की संख्या और इसके मोलों की संख्या दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल मोलों की संख्या आ जाएगा Na प्लस Nb। वैसे ही अगर मैं B वाले का निकालूं, B कंपोनेंट का निकालूं, तो क्या आएगा, B वाले के मोलों की संख्या यानी Nb अपॉन में टोटल Na प्लस Nb। ओके, अब देखिए इन दोनों को जरा फटाफट ऐड कर दीजिए, जोड़ोगे इधर से तो आएगा XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या आएगा, Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nb। ये सब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से, Na प्लस Nb, यहाँ आएगा Na प्लस Nb। दोनों सेम आ रहा है क्या, ये कट गया, यानी XA प्लस XB क्या आया, XA प्लस XB क्या आया, 1 आया। XA प्लस XB क्या आया, 1 आया। मतलब अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, XA प्लस XB बराबर है 1, हमको तो यहां से हम लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस XB, यानी कि जब भी हमको B का अगर पता है मोल फ्रैक्शन तो हम A का फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमको A का पता है तो B का फाइंड, यहां से ये भी तो लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू 1 और ये उधर गया तो माइनस, यानी कि हम ये दोनों चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी एक का मालूम रहेगा तो हम दूसरे का पता कर सकते हैं, कब, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन में, जब दो कंपोनेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बना होगा तब। अब देखो ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए नहीं होता है, ये हर सॉल्यूशन के लिए होता है, मतलब टर्नरी के लिए, क्वाटर्नरी के लिए भी होता है। मान लो अगर मैं बात कर दूं 3 से मिलकर के बना है, अगर A B C अगर 3 से मिलकर के बना है तो इसका हो जाएगा XA, इसका हो जाएगा XB और इसका हो जाएगा XC। XA का क्या होगा, Na बाई इसका XA क्या होगा, XA इज इक्वल टू क्या होगा, तो Na इस कंपोनेंट के मोलों की संख्या अपन में टोटल मोलों की संख्या, तो इसकी Na, इसकी Nb और इनकी Nc, तीनों को ऐड कर दोगे आप। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अगर देखो जब इसका निकालोगे तो क्या आएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc N, और वैसे ही XB में क्या हो जाएगा, यहीं पे Nb हो जाएगा और नीचे तो यही तीनों रहेगा। वैसे ही XC क्या होगा, तो Nc अपॉन में यही नीचे तीनों। अगर तीनों को ऐड करोगे जरा तो ऐड करो Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc, और यहाँ पे ऐड करो Nb अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc, और तीसरे वाले को ऐड करो तो क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc आया एलसीएम। यहां से आएगा Na, यहां से आएगा Nb और यहां से आएगा Nc, कट गया, आ गया 1। तो अगर XA क्या आया, यहां से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि अगर 3 से मिलकर के बना है तो तीनों के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब भी हम ऐड करेंगे XA प्लस XB प्लस XC, वो क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। तो ये 3 के लिए ही नहीं अप्लाई होगा, ये हम मान लेते हैं कि I कंपोनेंट है, किसी सॉल्यूशन में कितने I कंपोनेंट है,
ठीक है। आई कंपोनेंट मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो, सी हो गया, ऐसे डॉट 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 एक्स आई तक गया। वो आई अब कुछ भी हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी ले लो आप आई तक। आई की संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। उन टोटलों का जो सम आएगा बच्चा वो ऑलवेज 1 आएगा। इतना याद रखिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब कल इसके आगे एक क्वेश्चन नोट आउट कर लीजिए जरा। एक क्वेश्चन नोट आउट करिए यहां से। एक क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं, इसको जरा निकालना क्या है हमको, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या? ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या होगा? C2H6O2। ठीक है, C6H6O2 इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? इन अ सॉल्यूशन ऑफ solution containing 20%, solution containing 20% C2H6O2 by mass। इस क्वेश्चन को जरा कैलकुलेट करिएगा आप लोग। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, अगर समझ में आया होगा मोल फ्रैक्शन तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।